लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है टू गिव और प्रोवाइड समथिंग। हर कस्टमर की या कंज्यूमर की कोई ना कोई नीड वांट्स या डिमांड्स होती हैं और वो कस्टमर जो है किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई ना कोई गुड्स की कमोडिटी की डिमांड करता है। उस कस्टमर की जो नीड या वांट्स होती हैं गुड्स की कमोडिटी की, उसको फुलफिल करने के लिए जो मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो गुड्स या कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको कस्टमर को सेल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। यानी किसी एक प्राइस पे जो मैन्युफैक्चर होता है, अब जो प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स या कमोडिटी बनाता है, वो कस्टमर की नीड को, डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट जो है एक प्राइस पे सेल करता है। और उस प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाता है, कैसे सप्लाई करता है? होलसेलर, रिटेलर के जरिए। तो जो मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूसर होते हैं वो गुड्स बनाते हैं, उसकी एक प्राइस फिक्स करते हैं, उस प्राइस पे जो है होलसेलर, रिटेलर को देते हैं। होलसेलर, रिटेलर जो फाइनली कस्टमर को जो है प्रोवाइड करता है। तो जो कस्टमर होता है वो रिटेलर्स के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, वहाँ से जो है अपना प्रोडक्ट जो है डिमांड करता है और वो जो है उसको मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर के जरिए कस्टमर को क्या करते हैं? प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, कस्टमर को जो है प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को, जिससे कि कस्टमर की जो नीड है, वांट्स है, वो फुलफिल हो जाए, ये जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो यही चीज़ सप्लाई कहलाती है। इट रिफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कितना अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो सेल करना चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई इज द अमाउंट ऑफर्ड फॉर सेल पर यूनिट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। क्लियर? किसी भी गुड्स की या फिर कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, यानी सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है उस गुड्स की, कमोडिटी की जिसकी सप्लाई की बात हो रही है, उसकी खुद की प्राइस। अब अगर प्राइस ज़्यादा है मार्केट में तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कोशिश ये करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने गुड्स को, कमोडिटी को सप्लाई करे, जिससे कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। क्लियर? वहीं पर अगर प्राइसेस कम है तो कम सप्लाई करेगा क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसकी सप्लाई की बात हो रही है, अगर वो जो है ज़्यादा है या फिर कम है, उसके हिसाब से जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा या फिर कम होती है। उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं। तो अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो सबसे पहला द प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, यानी कि जो गुड्स या कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है उससे रिलेटेड या सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और कहीं ना कहीं सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में जैसे कि देख रहे हैं आप आजकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जब आसान हो जाएगा प्रोडक्शन करना तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी। गोल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्शन किस गोल से कर रहा है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर प्रॉफिट मेकिंग होगा तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई क्या करेगा? मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करेगा। क्लियर? बिजनेस एक्सपेक्टेशन, अगर लगता है मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को लगता है कि आगे चलकर जो है डिमांड ज़्यादा होने वाली है तो उस केस में भी जो है वो क्या करेगा? वो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा कर देगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मतलब कि टैक्सेशन या फिर सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन ज़्यादा टैक्स ले रही होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा। सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो क्या है? कॉस्ट कम हो गई तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये फैक्टर्स होते हैं जो कि या डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, जिनकी वजह से सप्लाई या तो कम होगी या फिर ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो इन फैक्टर्स के बीच में और सप्लाई के बीच में जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड दोज फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लाई, उसको हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो सप्लाई फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज एस एक्स, यानी कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स कहने का मतलब कि कोई भी कमोडिटी एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी हो सकता है, इज इक्वल टू एफ, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप एफ। ब्रैकेट में जो जो फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, वो सारे फैक्टर्स हैं। तो जैसे पी एक्स कहने का मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। पी आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पी एफ यानी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एन एफ यानी नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। टी यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी यानी गोल ऑफ द फर्म।
EX यानी कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन और GP यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इन सभी फैक्टर्स पे जो है सप्लाई डिपेंड करती है। तो इनके बीच में जब आप मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो तो वही जो इक्वेशन बन के आता है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो SX इज इक्वल टू F ब्रैकेट में PX PR NF G PF T यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्लियर। अब सपोज कि जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर को हम कांस्टेंट रख दें, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, बिजनेस एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के। तो अगर प्राइस को हम इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर हम प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, प्राइस कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, मार्केट में सप्लाई कम करेगा। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट all other factor being equal, as the price of a goods or service increases, the quantity of goods or services that supplier offer will increase and vice versa। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे जैसे गुड्स की प्राइस या फिर जो सर्विस है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो सप्लायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी को सप्लाई करेगा मार्केट में। यही जो है लॉ ऑफ सप्लाई है। और अगर गुड्स या सर्विसेज की प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लायर जो है कम सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में। दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। तो किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है मैन्युफैक्चरर को। वहीं पे प्राइस डिक्रीज कर रही है उस कमोडिटी की तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि देयर इज पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। वहीं पे आपने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में, क्या देखा था कि वहाँ पे प्राइस और डिमांड क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। क्लियर। और जो लॉ ऑफ डिमांड था वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर किसी भी बाकी फैक्टर को हम कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस और सप्लाई की बात करें तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी, कम हो जाएगी। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, फेल हो जाता है। क्या है पहला, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस। अब सपोज कि जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो प्रोड्यूसर है उसको ये लगता है कि आगे चलकर प्राइस जो है वो कम होने वाली है। क्लियर। आगे चल के प्राइस कम होने वाली है तो क्या करेगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर देगा मार्केट में। क्लियर। तो इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। वहीं पे इन केस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एज गवर्न बाय नेचुरल फैक्टर्स। अब एग्रीकल्चर आउटपुट में क्या होता है कि नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। अचानक से सपोज कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, सप्लाई तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सप्लाई आप ज़्यादा कहाँ कर पाओगे। क्लियर। तो एग्रीकल्चर आउटपुट में लॉ ऑफ सप्लाई कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इसी तरीके से इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कहने का मतलब कि जो एक दो दिन में नष्ट हो जाते हैं, या फिर होता है कि आज सुबह आपने प्रोड्यूस किया, शाम तक वो खराब हो जाएंगे अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया। तो इस केस में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो है लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। प्राइस चाहे घटे चाहे बढ़े, आपको जो है उस प्रोडक्ट को बेचना ही बेचना है, क्योंकि अगर नहीं बेचोगे तो वो खराब हो जाएगा। क्लियर। तो पेरिशेबल की गुड्स में भी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। इसी तरीके से इन केस ऑफ गुड्स विच क्रिएट सोशल डिस्टिंक्शन, जैसे कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक BMW कार हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो अब इन जो गुड्स की है यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ज़्यादा ही सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं, समाज में एक अलग लेवल क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि प्राइसेस ज़्यादा हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी BMW करोड़ में मिल रही है तो आप क्या बहुत सारा BMW सेल कर दोगे तो ऐसे में सबके पास BMW हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि सोशल डिस्टिंक्शन रह ही नहीं जाएगा। तो सोशल डिस्टिंक्शन वाले जो गुड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, जिसको परचेज करके आपका समाज में एक अलग रुतबा बनता है, उस केस में जो अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो वहाँ पे सप्लाई ज़रूरी नहीं है कि बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये एक्सेप्शंस हैं किसके, लॉ ऑफ सप्लाई के, जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। क्लियर। इस एक्सेप्शन में ये होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस में ये
उल्टा हो जाता है या फिर यहाँ पे फेल हो जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे एक फिगर देखिए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखिए। तो यहाँ पे सपोज करिए कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम है और दूसरी साइड क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब 10 रुपये किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, यानी कि जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस 10 रुपये है। तो वहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाई हो रहा था, जो मैन्युफैक्चरर था, प्रोड्यूसर था, वो जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था उस वक्त वो 10 यूनिट सेल कर रहा था। अब वहीं पे जैसे ही प्राइस जो है बढ़ी, आइसक्रीम की प्राइस 20 रुपीज़ हो गई, तो मैन्युफैक्चरर ने भी सप्लाई क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब 20 यूनिट जो है वो सप्लाई करने लगा। जैसे ही प्राइस 30 रुपीज़ हो गई आइसक्रीम कोन की, तो वैसे ही जो क्वांटिटी सप्लाई करने की थी वो भी बढ़ा दी गई, 30 यूनिट कर दी गई। और जैसे ही प्राइस 40 रुपये हो गई आइसक्रीम कोन की, तो जो है वहाँ पे सप्लाई फिर बढ़ गई और 40 यूनिट जो है वो सप्लाई कर दी गई। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। तो पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी सप्लाई थी उसको जब आप टेबल में शो करते हो तो वो चीज़ सप्लाई शेड्यूल कहलाती है। ए टेबल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस इज नॉन एज सप्लाई शेड्यूल। क्लियर। अब इसी सप्लाई शेड्यूल को, ये जो टेबल है, इसी सप्लाई शेड्यूल को आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल है इसी को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, कि यहाँ पे क्या किया कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। तो 10 जब 10 प्राइस था तब 10 यूनिट सप्लाई हुआ तो ए पॉइंट क्रिएट हो गया। जब 20 प्राइस था, 20 यूनिट सप्लाई किया तो बी पॉइंट क्रिएट हो गया। 30 प्राइस था, 30 यूनिट हमने सप्लाई कर दिया, सी पॉइंट क्रिएट हुआ। 40 प्राइस पे हमने 40 यूनिट जो है सप्लाई किया तो डी पॉइंट क्रिएट हो गया। जब सारे पॉइंट को आप जो है मैच कर दोगे तो एक कर्व बनता है, इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये सप्लाई कर्व होता है जो कि सप्लाई शेड्यूल के जरिए बनता है। तो जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड एट दैट प्राइस इज नॉन एज सप्लाई कर्व। क्लियर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस घटेगी किसी प्रोडक्ट की तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो। और जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट सप्लाई को, तो वो जो है सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। और उसी टेबल को, जो सप्लाई शेड्यूल होता है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ सप्लाई, उससे कर्व बनता है, उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।